हेलो दोस्तों, आज हम अपने चैनल एजुकेशन स्टार के माध्यम से भारतीय संवैधानिक इतिहास के से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसका दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्वृष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के किस रूप में संविष्ट किया गया। कहने का मतलब है, प्रश्न जो आपसे पूछना चाह रहा है, भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1935, उसमें जो अनुदेश प्रपत्र था उसको हमारे संविधान में किस रूप में लिया गया था। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार या भारत सरकार के कार्य का संचालन। किस रूप में इसे जो है स्वीकार किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम को 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसको किसने गुलामी का अधिकार प्रपत्र कहा था। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है M.A. जिन्ना, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। M.A. जिन्ना का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना होता है दोस्तों। अगला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले अपने से सोचे उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, इसका उत्तर एक बार फिर से देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अर्थात भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। इसमें गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पहला कथन जो है ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों एक संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना। अगला ऑप्शन है दोस्तों केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध। तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था दोस्तों, उसमें जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। अर्थात केंद्र में द्वैध शासन कहने का मतलब है कि शक्तियों का बंटवारा कहने का मतलब है कि तीन, जैसे हमारा अनुसूची 7 है उसी तरह से कुछ शक्तियां जो है केंद्र अपने पास रखा जिसे संघ सूची कहा गया। जिसे क्या कहा गया दोस्तों, संघ सूची कहा गया। दूसरा रखा गया था राज्य सूची, जिसको आज हम लोग जानते हैं राज्य सूची के नाम से, जिस पे कानून बनाने का अधिकार प्रांत को दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्तों, प्रांत को दिया गया था। हमारा वो था प्रांत समवर्ती सूची। वैसे विषय जिस विषय पर कानून बनाने के अधिकार जो है केंद्र और प्रांत दोनों को दिया गया था। किसको, केंद्र और प्रांत दोनों का। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे आप कह सकते, जैसे हमारा राज्य सूची अर्थात प्रांत राज्य सूची अर्थात जिस पर कानून कौन बनाता था दोस्तों, प्रांत बनाता था दोस्तों। अर्थात इसमें क्या किया गया था, प्रांत को शासन का क्या कहता है, शक्ति दिया गया था। इस आधार पर क्या है कि पहला जो है इसका उत्तर क्या है, पहला सही है। दूसरा है ऑप्शन दोस्तों एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट स्थापना का उपबंध। ये जो है हमारा आज का जो सुप्रीम कोर्ट है इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अर्थात ये संघीय न्यायालय जो कि केंद्र लेवल पर होता है, ये भी क्या है, उत्तर सही है। अगला ऑप्शन है दोस्तों केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध। ये जो हम आज जो देख रहे हैं यूपीएससी जो देख रहे हैं हम लोग, ये भी जो है किसका देन है, 1935 शासन अधिनियम का देन है। अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थात इसका उत्तर 1, 2 और 3 तीनों क्या है दोस्तों, सही है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर दोस्तों, उससे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या है, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न जो है हमारा इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत
प्रवृत्त किया गया था। पहला ऑप्शन है दोस्तों 1909 का भारत काउंसिल अधिनियम। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चौथा ऑप्शन है दोस्तों 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब इन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो है 1909 का जो शासन अधिनियम आया था, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसलिए कहा जाता है दोस्तों, चूँकि 1909 में जो है उस समय भारत का जो है गवर्नर जनरल जो था दोस्तों, गवर्नर जनरल तो भारत था, वो भारत में वो मिंटो था। वो कौन था दोस्तों? मिंटो था। जबकि भारत सचिव जो था, भारत सचिव इंग्लैंड में हुआ करता था दोस्तों, वो जो था वो कौन था दोस्तों? वो मार्ले था। इसीलिए अब 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है दोस्तों, इसमें क्या किया गया था? प्रांत में द्वैत शासन लागू किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? प्रांत में द्वैत शासन लागू किया गया था, अर्थात प्रांत और राज्य के क्या किया गया था? बीच जो शक्ति को बांट दिया गया था। अब जो है अगला जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसमें क्या किया गया था? केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, अर्थात शक्तियों का बंटवारा किया गया था। और अगला जो है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें तो स्वतंत्रता की बात की गई थी, तो अर्थात इसका उत्तर जो हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अभी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले उसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन है उसके बाद। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936 में क्या किया गया था? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसको अस्वीकार किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने उसे क्या कहा था? इससे पहले हम लोगों ने बात कहा था, उसको क्या कहा गया था दोस्तों? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का प्रवृत्त कहा गया था। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत कथन को चिन्हित करना है। मतलब जो 1919 शासन अधिनियम आया था उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इस अधिनियम में केंद्र एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। अगला ऑप्शन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919-1921 में लागू हुआ। अगला ऑप्शन है दोस्तों, मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। चलते हैं इसका विश्लेषण कर लेते हैं दोस्तों एक बार। सबसे पहले जो है पहला ऑप्शन आपका है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसको अभी छोड़ देते हैं, पहले आगे चर्चा करते हैं। इस अधिनियम में केंद्र एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। अभी इससे पहले हम लोग बात किए थे 1919 के शासन अधिनियम के बारे में। इसमें क्या किया गया था? प्रांत में द्वैत शासन लागू किया गया था, अर्थात जो है केंद्र एवं प्रांतीय विषयों को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। कुछ विषय केंद्र अपने पास रख लिए और कुछ केंद्र को दे दी। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ। ये बात सही है, क्योंकि 1919 में इंग्लैंड में बना था और ये 1921 में क्या हुआ? भारत में लागू हुआ। अगला है मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थात ये ऑप्शन में क्या सही है?
और इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना, चूँकि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1909 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1909 में आया था। उस समय जो है मार्ले जो था वो भारत का सचिव था। वो कौन सा दोस्तों? भारत का राज्य सचिव था। भारत का राज्य सचिव था, जबकि मिंटो जो है उस समय भारत का वाइसराय था। कौन था दोस्तों? वाइसराय था। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सबसे पहला ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज हैमिल्टन, तीसरा ऑप्शन है सर सैमुअल होर, अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक, अगला ऑप्शन है लॉर्ड सेल्सबरी। तो पहले इसका उत्तर आप लोग मारिए, उसके बाद हम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर आप लोगों ने देख लिया। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज। क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड जॉर्ज। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका उत्तर पहले देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या दोस्तों? लॉर्ड जॉर्ज। अब जो है अगला प्रश्न है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी? इससे पहले इसमें तो ज़्यादा चर्चा करने कोई बात नहीं है। इससे पहले ही इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस अधिनियम को। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम लोग क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले इसका उत्तर एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1919। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है दोस्तों 1861, 1851, 1871, 1881। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1861। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1861 हो जाएगा। 1861 में जो है एक जो है उच्च न्यायालय अधिनियम आया था और उसमें उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत बम्बई, मद्रास और कलकत्ता तीनों में एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था? सबसे पहला है चार्टर एक्ट 1833, अगला ऑप्शन है दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, अगला ऑप्शन है दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, अगला ऑप्शन है दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अर्थात भारत शासन अधिनियम 1909। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या होगा दोस्तों? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो जाएगा। इसमें क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया था, जबकि वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है, यदि उसके बारे में पूछा जाए वो कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो इसका उत्तर देख लीजिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था, कब किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। तो इन ऑप्शन पर चर्चा करते हैं दोस्तों। 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब जो है 1853 का जो चार्टर अधिनियम था दोस्तों, इसका जो प्रमुख विशेषता था कि इस अधिनियम के द्वारा जो है सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी का जो महत्वपूर्ण पद हुआ करता था उसको प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था किया गया था। अब अगला है दोस्तों, अगला ऑप्शन है हमारा 1858, इसको भी छोड़ देते हैं। अगला है हमारा दोस्तों 1861 के भारत परिषद अधिनियम। क्या दोस्तों? 1861 का
जो अधिनियम है। इसके बारे में जो प्रमुख बात है, इसके बारे में प्रमुख बात यही है कि इसमें क्या गया था, गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने की क्या दिया गया था, शक्ति दिया गया था। और इसमें क्या किया गया था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद जो है उसका भी विस्तार किया गया था। और इसमें जो है भारत के 3 भारतीय को इसमें क्या किया गया था, गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था, जिसमें से पहला था बनारस के राजा, दूसरा थे पटियाला का महाराज और सर दिनकर राव को इसको क्या किया गया था, भारत परिषद में उस जगह दिया गया था। तो इसका जो है जो ऑप्शन शेष बच गया है 1858 के भारत सरकार अधिनियम, इस पर चर्चा करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1857 में जो है क्रांति जो हुआ था, उसके बाद क्या किया गया था, भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से क्या किया गया था, क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1858 के भारत सरकार अधिनियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले उसका उत्तर देख लीजिए, 1858 के भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को कब जो है खो दिया था। अर्थात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया गया था ईस्ट इंडिया के चाय के। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार मतलब होता है कि मतलब उस चीज़ में सिर्फ वही इन्वॉल्व रहेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो देखिए जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया था, इसमें क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। अर्थात इसमें क्या किया गया था, चाय, चीन और अफीम के साथ एकाधिकार को छोड़कर सभी एकाधिकार क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। जबकि इन तीनों को क्या किया गया था, इन तीनों पर अभी भी अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, एकाधिकार था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। क्या होगा दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना, तो ऑप्शन है दोस्तों रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सेटलमेंट एक्ट 1781, चार्टर अधिनियम 13। अगला ऑप्शन है दोस्तों पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले खुद से एक बार आप सबसे पहले जब भी वीडियो देखिए पॉज करके इसका उत्तर क्या कीजिए, खुद से पहले बना लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। क्या होगा दोस्तों, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इसके पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। इस एक्ट के द्वारा एक तरह से कह सकते हैं कि दोहरे प्रशासन का क्या हो गया, आरंभ हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। इसका ऑप्शन है दोस्तों चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चार्टर एक्ट 1813। क्या होगा दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, पहले उसका उत्तर देख लेते हैं, चार्टर एक्ट 1813। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकारों को और बल प्रदान किया गया था। इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इसमें क्या किया गया था, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का क्या दिया गया था, शक्ति दिया गया था। अर्थात इसके द्वारा क्या किया गया था, वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकारों को और क्या किया गया था, बल प्रदान किया गया था। तो इसका उत्तर क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहले इसका उत्तर देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।